Dr. Sharon, you can start. मेरी तरफ स्लाइड्स जो हैं वो काम नहीं कर रही। तो जस्ट गिव मी अ मिनट टू सॉर्ट दिस आउट। I guess you should convert this into PDF और PDF अच्छे से काम करता है। यहाँ पर पीपीटी फाइल बाद दफा काम नहीं कर रही होती। ओके जी, वी कैन स्टार्ट नाउ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। डॉक्टर शहरोज इकबाल हेयर। मैं आपको इस सेशन में फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड करूंगा। बेसिकली ये जो सेशन है ये दो चीज़ों के बारे में है, एक फ्रीलांसिंग के बारे में, दूसरा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। इट्स योर पार्ट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स। तो ये एक बहुत डिटेल्ड सेशन होगा। इसमें इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, और कब तक आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम फ्रीलांसिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। फ्रीलांसिंग के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के जो डॉक्टर्स अडाप्ट कर सकते हैं, उनको ऑप्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये सेशन जो है ये दो चीज़ों के बारे में होगा, फ्रीलांसिंग के बारे में और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। काइंडली लेट मी नो अगेन कि मेरी आवाज़ क्लियर, सबको ऑडिबल है? ओके। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद कि फ्रीलांसिंग है क्या बेसिकली। अच्छा, फ्रीलांसिंग का डेफिनेशन वैसे लिखी हुई है, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या। फ्रीलांसिंग एक चीज़ है कि जिसमें एक बंदे के पास कोई स्किल है, उसको कोई काम करना ठीक से आता है। क्लाइंट उसके पास आएगा, कोई बंदा जिसको वो काम करना नहीं आता, वो उस बंदे से कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे या एक प्रोजेक्ट की बेसिस पे वो आपस में एक मुआहदा कर लेंगे। उसके बाद जिस बंदे को काम आता है, जो उसके पास स्किल है, वो काम करके देगा, क्लाइंट उसको पे करेगा। तो ये फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। फ्रीलांसिंग जो है ये अभी जो है इसको हमने जोड़ दिया है ऑनलाइन टर्म्स के साथ। लेकिन फ्रीलांसिंग हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से चली आ रही है। जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई है तब से फ्रीलांसिंग बेसिकली तब से ही स्टार्ट हो गई थी कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको थोड़ी देर के लिए बुलाया जाता है, उससे काम करवाया जाता है, उसको पे किया जाता है। तो ये बेसिकली सिंपल एक फ्रीलांसिंग की जो है वो कॉन्सेप्ट है, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन है। फ्रीलांसिंग में एक तो आपके पास राइट स्किल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बंदे के पास स्किल है, वो स्किल कोई भी हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो सकती है, बहुत सारी स्किल्स हैं। तो कोई भी आपके पास स्किल होगी, एक आपने स्किल सीखी हुई होगी, उसके बाद क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट करेगा या आप क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करोगे, उसको अपनी सर्विसेज दोगे फ्रीलांसिंग की, राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइन में, प्रोग्रामिंग में, जो भी आपके पास स्किल है। जब आपका काम वो हो जाएगा तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। आप पे करता है क्लाइंट आपको या प्लेटफॉर्म आपको। तो ये ओवरऑल फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग, सबसे पहला क्वेश्चन मेडिकोस की तरफ से, मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से आता है फ्रीलांसिंग के हवाले से कि क्या मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दो क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिकोस की तरफ से आते हैं कि फ्रीलांसिंग मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, फ्रीलांसिंग मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग मेडिकल स्टूडेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल आंसर तो यही बनता है कि कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके बहुत सारे जवाब पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी का हाल है उसको देखते हुए इसके वाय बहुत सारे हैं। मतलब इसके जवाब में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। एक तो आपकी
स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है आपकी। 18 to 19 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद आपके पास उस तरह का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। आपकी जैसे ही हाउस जॉब ख़त्म होती है या जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको उस तरह का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। हालांकि जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकोज होते हैं, उनकी एफर्ट जितनी उन्होंने पुट की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी किसी भी डिग्री के कंपैरिजन में, लेकिन उसका आउटपुट आपको उस तरीके से नहीं मिलता। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स के हालात आपने सोशल मीडिया के ऊपर देख लिए होंगे कि डॉक्टर्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। एक जो है वो प्रोपागेंडा टाइप एक स्पेशल जो है कैंपेन डॉक्टर्स के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर हर दूसरे दिन कोई ना कोई चल रही होती है, कभी गफलत की वजह से। और रिसेंटली एक जो है वो बहुत अ, अफसोसनाक हादसा भी पेश आया डॉक्टर महानूर वाला के, जिसमें एसिड अटैक उनके ऊपर हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि ये डॉक्टर जो हमारा प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन नहीं है या इसमें काम नहीं करना चाहिए, बट हर इंसान चाहता है कि पहले उसकी सेफ्टी हो, उसकी इज्जत हो, उसके बाद जो है वो काम करे। तो डॉक्टर्स का सैडली पाकिस्तान में उस तरह का माहौल अब नहीं रहा। लेकिन चूंकि बहुत सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर स्टक होते हैं कि उनके पास कोई दूसरी अर्निंग सोर्स नहीं होता। उनके पास कोई दूसरा काम नहीं, ना उनको सिखाया जाता है, ना हमारे मेडिकल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें सिखाते हैं। तो एक जो है वो बहुत बड़ा गैप होता है। दूसरी कमी भी होती है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि किसी और अर्निंग सोर्स के बारे में। तो वो एक तरह से स्टक हो जाते हैं कि उन्होंने इसी फील्ड के अंदर स्टक रहना है। और रिवॉर्ड उस तरह नहीं होता, सैलरीज उस तरह नहीं होती, लोकम बेस पे आप उस तरह काम नहीं कर सकते, तो आपका फाइनेंशियल बर्डन डॉक्टर्स का डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। एट द एंड कुछ लोग जो हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। वो अब बहुत ट्रेंड है एएमसी का, एमएलई का, प्लैब का। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। जो स्टक नहीं भी होते या इवन जो फॉरेन एग्जाम्स दे रहे हैं, उधर भी सीट्स इतनी जल्दी नहीं मिलती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी यहाँ पे 4-5 साल गुजारने पड़ते हैं। और वो डॉक्टर्स कम्युनिटी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने मैंने लोगों को देखा है, वो हैंड टू माउथ जो है, हमेशा हैंड टू माउथ हुए होते हैं। बाकी जिन लोगों की प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड है वो तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो न्यूली ग्रेजुएटेड हैं, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, या इवन जो पहले से भी ग्रेजुएटेड हैं, वो काफ़ी उनके हालात टाइट होते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है मेडिकोज को करनी चाहिए। एक मेडिकोज ये कर सकते हैं, दो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस ये हैं। तीसरा ये है, क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रॉफ आते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स आते हैं, पढ़ना भी होता है कॉलेज में, सब स्टेज ब्लॉक्स मॉड्यूल्स ये सारा कुछ चल रहा होता है, तो इसके साथ कैसे मैनेज होगा। तो इसका सिंपल आंसर यही होता है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जो जिसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है उसका स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल चलाने का टाइम 5 से 6 घंटे से कम होगा। हर किसी का स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे एवरेज आराम से होता है। किसी का मैंने इससे कम कभी नहीं देखा। आप लोग सारे इतना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर। यही टाइम अगर आप इससे हाफ टाइम भी कंसिस्टेंटली इस फील्ड को दें, फ्रीलांसिंग को दें, या ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स की तरफ दें, अगर आप 2 से 3 घंटे भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी जनरेट हो सकती है। आप बहुत अच्छी साइड हसल बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आपका 5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम इन सारी चीज़ों के साथ, स्टडीज़ के साथ, आपके ब्लॉग्स मॉड्यूल्स प्रोफेशनल एग्जाम्स के साथ मैनेज हो जाता है, तो फ्रीलांसिंग और ये ऑनलाइन अर्निंग भी आपकी मैनेज हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं ये बाकी सारी बातें जो है वो आगे स्टार्ट करूं, तो ये जो चीज़ें थी, ये 2-3 चीज़ें ये क्लियर करना लाजमी था कि एक तो फ्रीलांसिंग होती क्या है, मेडिकोज इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैनेज हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। अच्छा, अगर अब मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग के अंदर और ऑनलाइन अर्निंग के अंदर कितना पोटेंशियल है, तो फ्रीलांसिंग का जो 2026 के सर्वे के मुताबिक एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट है वर्ल्ड वाइड, वो $1.5 ट्रिलियन का है। $1.5 ट्रिलियन की जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज इस टाइम जो है वो दुनिया में प्रोवाइड की जाती हैं।
और अगर आप मेडिकोस की बात करें या मतलब बात करें कि मेडिकल की फील्ड के अंदर कितनी जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज का वो है, वो अप्रोक्सीमेटली $900 मिलियन की जो सर्विसेज हैं वो हर साल प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग। ठीक है, ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये सारे। तो मेडिकल फील्ड में $900 मिलियन की एनुअल जो है वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये सारी हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आगे हम इसको लेके चलते हैं सेशन को। तो अब आपको पता चल गया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कि एक आपके पास स्किल है, कोई आपको काम करना आता है, काम आप उस क्लाइंट आता है, वो काम आपसे करवाता है, उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़ भी आपको पता चल गई। अब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज से जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूं, या कोई भी बंदा ये सेशन 3-4 साल से मैं अरेंज मतलब ये प्रेजेंट करता आ रहा हूँ, तो 3-4 साल पहले भी यही चीज़ें रिक्वायर्ड थी, आज भी यही चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। कब फ्यूचर में भी अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो उसको यही चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। तो ये चार चीज़ें, अगर इन चार चीज़ों में से एक भी चीज़ आपकी मिस है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। सबसे पहली जो चीज़ है वो है राइट स्किल। ठीक है, कि आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है, कोई ना कोई काम सीखना है। काम सीखने के बगैर आप कभी भी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। लोगों के अंदर ना, पाकिस्तानी लोगों के अंदर एक बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि फ्रीलांसिंग का जो काम है, जो ऑनलाइन काम है, वो बहुत आसान है, उसको बहुत मतलब हर कोई कर सकता है। हर कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। वो उस हर कोई में जो नहीं कर सकता वही लोग आते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। पाकिस्तानियों में ना ये एक बड़ा वो होता है कि इनको कहे ना कि आपने सिंपली एक्सेल की ये शीट करनी है, तो वो मैं आपको $10 दूंगा। तो बंदा आगे से ये जवाब नहीं देगा कि हाँ मुझे एक्सेल का नहीं पता या मैं नहीं कर सकता। वो ऑर्डर ले लेगा, पकड़ लेगा, उसके बाद वो मुश्किल में पड़ता जाएगा, खुद उसको कोशिश करता रहेगा, बेशक उसको आता हो या ना आता हो। तो हमारी ये मेंटेलिटी ओवरऑल एज ए नेशन डेवलप हुई हुई है। लेकिन अगर आपके पास एक राइट स्किल नहीं है, अगर आपने कोई काम नहीं सीखा, तो आपने स्किल सीखे के बगैर आप ये अपने जहन से निकाल दें कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो चीज़ें वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आप सीख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल डॉक्टर आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर होगी वो आपने जहन में रखनी है कि एक स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, लोगो डिज़ाइनिंग हो, बहुत सारी स्किल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, वो आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है वो आपको चाहिए होगा एक इंटरनेट, और साथ एक डिवाइस, लैपटॉप या मोबाइल। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कि क्या मोबाइल के ऊपर काम किया जा सकता है, मोबाइल के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। मोबाइल से भी आप काम कर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं। लैपटॉप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप बिल्कुल अपने एक मोबाइल फ़ोन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप चाहते हैं कि इसमें एक सक्सेसफुल आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग में आप सक्सेसफुल ज़्यादा होना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप एक अलग से मोबाइल और एक अलग से लैपटॉप ले सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो आप स्टार्ट अपने जो अभी आपके पास मोबाइल फ़ोन है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस पे बहुत सारी स्किल सीख के काम करके आप जो है कमा के उधर से फिर आप जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे अपनी अलहदा डिवाइसेस के अंदर। तो दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या एक लैपटॉप होना चाहिए, और उसके साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ठीक होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो होता है राइट प्लेटफॉर्म और राइट स्ट्रेटजी। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी हमने फलानी चीज़ सीखी थी, लेकिन सीखा तो हमने है लेकिन हमें कभी उससे पैसे नहीं मिले। मतलब नोटिफिकेशन को आ रहा है।
कि हमने जी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, लेकिन हमें ना कोई मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था, या मैंने लोगो डिजाइनिंग सीखी थी, या मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी थी, लेकिन मैंने तो कोई पैसे कमाए नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं चला। तो राइट प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि अब जो सर्विस मैंने देनी है, जो स्किल मैंने सीखी है, वो मैंने आगे क्लाइंट तक कैसे पहुंचानी है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम भी सुना होगा। फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है। इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लिंक्डइन आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लिंक्डइन लेकिन एक अलग से प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोग इसको फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो चीज़ सीखी है वो मैंने उसको आगे क्लाइंट तक कैसे पहुंचाना है, ये भी आपको अलग से सीखना पड़ेगा। आपको अलग से इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज हैं, आप जाके फाइवर के ऊपर वीडियो एडिटर सर्च करोगे तो आपके पास तकरीबन 1 लाख के करीब जो हैं वो वीडियो एडिटर्स फाइवर के ऊपर हैं। तो अगर आप फाइवर के ऊपर जाओगे, आपने पहले ही अपना कंपटीशन जो है वो 1 लाख लोगों के साथ बना लिया है। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच करते हो, बिजनेसेस को टारगेट करते हो, तो आपका कंपटीशन बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। आपके पास क्लाइंट भी आते हैं, आपके पास पैसे भी आते हैं। ये सारा काम आपको अपनी स्किल डिसाइड करने के बाद, उसके बाद राइट प्लेटफॉर्म सीखने के बाद पता चलता है कि मैंने किस जगह पे किसको टारगेट करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी स्किल के साथ किस जगह पे टारगेट करना है। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी, इन 3 चीज़ों के बगैर ये पिछली तीनों चीज़ें भी बिल्कुल, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें भी हैं, आपने स्किल भी सीख ली, आपके पास इंटरनेट भी आ गया, आपके पास सारा कुछ बहुत अच्छी डिवाइस भी है, प्लेटफॉर्म भी आपके सही पता चल गया, लेकिन अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं, टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक आधा आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ शुरू में आप काम कर लें, बाद में आपको ये कभी नहीं मिल सकता। टाइम इसके लिए लगता है। अगर आप ये लोगों की जहनियत होती है आजकल कि हमने ऑनलाइन काम सीखना है, ऑनलाइन काम सीखते ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर बनने में भी आपको, या कोई भी आपको डिग्री करने में 5 से 6 साल लगते हैं, उससे पहले भी एक लंबा प्रोसीजर है। तो फ्रीलांसिंग में भी या ऑनलाइन अर्निंग के जो मेथड्स आगे मैं शेयर करूंगा, इनमें भी आपको टाइम लगाना पड़ता है। इसमें आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, वो आपका पेशेंस भी टेस्ट करेंगी, और वो आपसे कंसिस्टेंसी भी आपसे डिमांड करेंगी। वो ये नहीं होगा कि आपने 3 दिन काम किया है, 2 दिन छोड़ दिया है, फिर 1 दिन काम कर लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। इस तरह कभी भी नहीं चलेगा, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे की एग्जांपल नहीं देता, मैं अपना बता देता हूँ कि जब मैंने सेकंड ईयर में, हमारा जो बैच था एमबीबीएस का वो था जब कोविड आया, तो उसके उस टाइम हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड ईयर से हमने जब दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया, तो वो कोविड वाले टाइम में मैंने ये सारा काम जो है वो सीखा। बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए, बहुत सारे लोगों से सीखा। सेकंड ईयर से मैंने जो है वो घर वालों से पैसे लेने बंद कर दिए थे, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन उस टाइम ये मैंने अपने आप के साथ ये कमिटमेंट कर ली थी कि घर वालों से आज के बाद कोई पैसे नहीं लेने। तो उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आया कि 3 3 दिन जो है वो एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मतलब अरेंज हो पाता था। और फिर ऐसा टाइम भी आया कि एक एक दिन में 1 1 मिलियन से ज़्यादा भी जो है वो अर्निंग की। तो इस सारी चीज़ों में जो सबसे मेन रोल जो जिन 3 चीज़ों का था वो था टाइम, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आपको टाइम भी लगेगा, आपको सब्र भी करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। कोई भी स्किल आप चूज़ करेंगे, ऐसी स्किल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपको टाइम लगेगा। जो अभी रिसेंट एआई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, अब बहुत क्विकली आप जो जो पहले काम आपका सालों में होता था वो अब घंटों में होता है। जो पहले काम आपका महीनों में एक स्किल आप डेवलप करते थे, वो अब आप 3 4 दिन में सीख लेते हो। तो बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी अभी भी मेंटेन करनी पड़ती है। टाइम अभी भी लग जाता है। लेकिन जो कुछ स्किल्स ऐसी हैं, मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। जब मैं स्किल्स आपको बताऊंगा, मैं उनका साथ साथ बताऊंगा कि इसमें कितना टाइम आपको लगेगा सीखने के लिए, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म कौन सा राइट है, और आपकी अर्निंग इसके अंदर क्या होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको सारा साथ साथ बताऊंगा लाजमी।
लेकिन अभी भी आपने ये जहन में रखना है कि टाइम कुछ चीज़ों में लगता है। ऐसी स्किल्स भी मैं आपको साथ ही बता दूंगा कि जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप एक हफ्ते के अंदर अंदर भी वो स्टार्ट करो तो आपकी जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, आपकी एक इनकम बिल्ड हो जाती है। तो ये चार चीज़ें थी जो आपने जहन में रखनी है कि इनके बगैर फ्रीलांसिंग नहीं की जा सकती। अभी तक हमने सिर्फ 3 स्लाइड्स जो हैं वो डिस्कस की हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, फ्रीलांसिंग मेडिकल स्टूडेंट्स को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और फ्रीलांसिंग के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो 9:27 है, तो आप 3 मिनट के अंदर अंदर कोई जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई भी अगर बेसिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको मजीद जो आगे लेके चलते हैं सेशन को। अच्छा जी, थर्ड स्लाइड की समरी यही है कि आपको तीन चार चीज़ें चाहिए। एक, आपने स्किल सीखनी है। दूसरा, आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो स्किल सीखी है, जो काम आपने सीखा है, वो आपने डिलीवर कहाँ पे करना है, क्लाइंट को तक आपने कैसे पहुंचाना है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट तक नहीं पहुंचोगे तो उसको सीखने का कोई फायदा नहीं है। चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई है स्लाइड के अंदर, वो ये बताई है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपने इन सारी इस सब को टाइम भी देना है, इसके अंदर आपको सब्र करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम स्किल्स डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी स्किल्स के साथ आप जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन डिमांड स्किल्स इस टाइम मार्केट में कौन सी हैं। मैं सिर्फ उन स्किल्स के ऊपर बात करूंगा जो आप लोग कर सकते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी। इस टाइम जो है वो 1000+ स्किल्स हैं मार्केट के अंदर जो लोग करके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको 5 या 6 वो स्किल्स बताऊंगा जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, जो आप अपनी स्टडीज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं, जो आप अपने काम के साथ मैनेज कर सकते हैं। इसमें मैं इन स्किल्स का आपको बता दूंगा साथ साथ कि आप कहाँ से सीख सकते हैं, कितना टाइम लगेगा इनको सीखने में, इनसे आपका रिवॉर्ड, आप मतलब आपको जो अर्निंग पोटेंशियल है वो इनके अंदर कितना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। बाकी इन स्किल्स को शेयर करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं में से काम करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, और ऐसी ऐसी स्किल्स हैं कि आप कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म खोलो तो आप हैरान परेशान हो जाओगे कि इस तरह के स्किल्स के साथ भी लोग पैसे कमा रहे हैं। जो लोग लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा दाता दरबार का। तो आप फाइवर के ऊपर जाओगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो वहाँ पे लोगों से पैसे लेके, फॉरेनर्स से पैसे लेके, वो कहते हैं कि जी मैं दाता दरबार के ऊपर जाके आपकी दुआ मांगते हुए वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की स्किल्स के साथ भी लोग पैसे कमा रहे हैं। वो आप जाके देखोगे अच्छी खासी गिग्स हैं और उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है। लोग लिसनिंग के लिए कि मैं आपकी सिर्फ बातें सुनूंगा 4 मिनट बैठ के, और मैं आधा घंटा बात सुनने के लिए ना मैं आपका लिसनिंग पार्टनर बनूंगा। आधा घंटा आप बोल सकते हो, मैं सिर्फ बैठ के सुनूंगा, तो उसका मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। बहुत सारी स्किल्स हैं ये। कोई भी चीज़ है उसको, स्किल को लोग यूज़ कर रहे हैं। स्केचिंग है, पेंटिंग्स हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को स्केचिंग का जो है वो शौक होता है। ये हमारे कॉलेज में थे, एक उनको था, तो ही इज़ यूजिंग हिज स्किल ऑन एटसी, और वो बहुत अच्छे उससे जो है वो अर्निंग कर रहे हैं।
तो इन शॉर्ट के आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, 1000+ स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्किल्स बेस्ट हैं और इन डिमांड स्किल्स मार्केट में कौन सी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इन डिमांड जो मार्केट में स्किल्स जो पहली आती है जो मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग इसलिए है, हमारा जो एक शिफ्ट आई है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आई है। हमारे सारे बिजनेसेस जो हैं वो सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हुए हैं, डिजिटलाइज हुए हैं। बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सी लोगों की एंट्री हुई है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल जो है, मार्केट जो है वो एक कंटेंट क्रिएशन की एक मार्केट जो है वो बन चुकी है। अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर हर बिजनेस को कंटेंट क्रिएटर चाहिए, ठीक है। और अब वीडियो कंटेंट हर प्लेटफॉर्म ने अडेप्ट किया हुआ है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है। जितने भी आप सोशल मीडिया, ये वो चीज़ें हैं जो आजकल हर बंदा हर टाइम यूज़ कर रहा है। आप भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई यूट्यूब यूज़ कर रहा है। स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स, सारी चीज़ वो वीडियो स्क्रॉलिंग आप जो कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर, वो उसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उन उस कंटेंट को जनरेट करने के लिए। इसके साथ आपने देखा होगा आपके पास एड्स आते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अपने एड्स वीडियो फॉर्म की जो है वीडियो फॉर्म में जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं, आप तक पहुंचा रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए कंटेंट क्रिएशन की जो मार्केट क्रिएट हुई है एक, तो इसके लिए वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वीडियो एडिटर्स आजकल सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्किल है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग, आप इसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा। बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखने में आपको, क्योंकि अब एआई के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट, एआई इसके अंदर भी इंटीग्रेट हुई है, तो आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए 2 से 3 हफ्ते चाहिए या 10 से 15 दिन चाहिए बेसिक सीखने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट लेवल इसको करना चाहते हैं तो वो आपको 1 से 2 साल इसके लिए चाहिए, अगर आप एक्सपर्ट लेवल की इसके अंदर सीखना चाह रहे हैं वीडियो एडिटिंग। लेकिन आप बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख के भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसके लिए जो राइट प्लेटफॉर्म है वो एक तो आपका अपवर्क है, आगे हम प्लेटफॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं, उन तक अपनी स्किल जो है ये पहुंचा सकते हैं। अब वीडियो एडिटिंग सीखने का भी मैंने टाइम बता दिया, लेकिन इसके लिए ये आप मोबाइल के ऊपर नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है। लैपटॉप आपको चाहिए होगा, तो लैपटॉप आपके पास लाजमी होना चाहिए। और इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल जो है वो लोग इस टाइम $2000 to $3000, मतलब $2000 से $3000 तक आराम से वीडियो एडिटर्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ काम करके, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम करके। ऑन एवरेज $2000 से $3000 ये पाकिस्तानी तकरीबन 5 से 10 लाख के करीब बनते हैं, इतने लोग जो हैं वो अर्न कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के साथ। वीडियो एडिटिंग आप जितनी अच्छी सीख सकते हो उतनी आपकी डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर के ऊपर है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। एक तो इसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि आपके पास क्लाइंट्स ख़त्म नहीं हो सकते पाकिस्तान में, नंबर एक। दूसरे नंबर के ऊपर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये करना बहुत आराम, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। तीसरा इसका फायदा ये है कि इसको आप मोबाइल के ऊपर भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से सब में से कोई, अगर जो जितनी भी स्किल्स हम डिस्कस करेंगे, कि इनमें से जो 3 4 स्किल्स जो हैं वो टॉप की, आप कौन सी आपको प्रेफर करनी चाहिए उनमें से ये एक होगी कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लें। अब ये बातें करने का मकसद क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने लोगों की प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड है, जितने पुराने डॉक्टर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, बहुत अरसे से वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत उनकी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन उनमें से अभी 10 to 15% की हार्डली जो है वो सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी।
बाकी 80 to 90% जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिनकी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, वो अभी भी सोशल मीडिया से दूर हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस चाह रहे हैं। ठीक है, उनका भी मतलब होता है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट हों, लेकिन वो इस एज में हैं कि वो खुद कर नहीं सकते। बाकी जो ऐड जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनके ऊपर वो उस तरह ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स का एंट्री होती है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, वो अगर ये सर्विसेज अपने सीनियर्स को, अपने सीनियर डॉक्टर्स को ये सर्विसेज दें, ये सीख के, ये स्किल सीख के उनको ये सर्विस दे सकते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा गैप है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर कि आपको क्यों, बाकी जितनी भी एड्स कंपनी है ये वो लोग हैं, इसके अंदर सबसे पहला ट्रस्ट एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होता है। वो बेशक आपकी एक क्लिनिक, किसी भी क्लिनिकल चीज़ के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, या किसी भी और चीज़ के बारे में हो, डॉक्टर्स ऑलवेज ट्रस्ट डॉक्टर्स। डॉक्टर हमेशा डॉक्टर को प्रेफर करता है। तो अगर एक डॉक्टर उनको या मेडिकल स्टूडेंट उनको ये सर्विस दे रहा है, तो वो लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी पिछले 3 महीने से हमने जो है वो मतलब बनाई थी। उसके अंदर हम 6 लोगों ने काम स्टार्ट किया था। बिल्कुल हम उसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। उसको मोबाइल से मैंने आपको इसलिए बताया कि एआई से आप उनके क्लिनिक्स के लिए एआई से विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। एआई से आपने फेसबुक के ऊपर आपने उनके पेजेस, इंस्टाग्राम के ऊपर, ये आप सारा काम मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं। तो उनके हमारे पास इस टाइम 15+ क्लाइंट्स हैं। ठीक है, 15+ हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इनसे है, और वो हर कोई जो है वो 30 to 50 के आराम से आपको पे करने के लिए तैयार होता है। मतलब 30,000 से 50,000 के दरमियान आराम से पे करने के लिए आपको तैयार होता है। तो अगर आपके पास 5 क्लाइंट्स भी आ जाएं, सिर्फ 5 लोगों से भी आपकी बात हो जाए, तो आप आराम से दिन में सिर्फ आपने 1 से 1.5 घंटा वही सोशल मीडिया जो आप दिन में 5-6 घंटे यूज़ कर रहे हैं, आपने वही इसी स्किल को यूज़ करते हुए 1.5 से 2 घंटे आप लगा के 3 से 4 लोगों को सर्विस दे के आप 1.5 से 2 लाख के दरमियान आराम से कमा सकते हैं। इस चीज़ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो इस चीज़ के ऊपर लाजमी काम आप कर सकते हैं। अर्निंग पोटेंशियल भी मैंने बता दिया, मोबाइल के ऊपर काम करना भी बता दिया। तीसरी जो स्किल है, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मुझे काइंडली बोर तो नहीं हो रहे, चीज़ें मैं एक्सप्लेन, आपको समझ आ रही है सबको या? ओके जी। अच्छा, तीसरी स्किल जो है, ये आप लोगों ने इसका नाम भी बहुत सुना होगा। लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। एक मिसकंसेप्शन है, वो भी मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा। कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, 2 चीज़ें जो है वो क्लियर करूंगा। मेडिकल राइटिंग और मेडिकल बिलिंग। मेडिकल राइटिंग और मेडिकल बिलिंग जो है ना, वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मेडिकल राइटिंग में पहले बहुत सारी चीज़ें आती थी। पहले जो एक था ना, आप कह लें कि लोग जो सर्च करते थे, हर चीज़ सर्च करते थे गूगल के ऊपर जाके, तो गूगल उनको रिजल्ट्स जो है वो सुजेस्ट करता था। तो उसके लिए लोग वेबसाइट्स बनाते थे, ब्लॉग्स लिखते थे, बाकी चीज़ें करते थे, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते थे। तो उसके अंदर मेडिकल ब्लॉग पोस्टिंग एक चीज़ होती थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो मेडिकल राइटिंग के अंदर लोग करते थे। तो उसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हर बंदा गूगल के ऊपर जाके सर्च करता था। लेकिन 2 चीज़ों ने इस चीज़ की वैल्यू, इस चीज़ की मार्केट बहुत काम की। एक तो पहले जो एआई आया। ठीक है, एआई ने राइटर्स को ऑलमोस्ट खा चुकी है। ठीक है, एआई ने जितनी भी राइटिंग की फील्ड में जितने भी लोग थे उनको बहुत इफेक्ट किया। वो बेशक एकेडमिक राइटिंग में थे, वो मेडिकल राइटिंग में थे, वो कंटेंट राइटिंग में थे, लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी जो लोग वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है, लेकिन न्यू लोगों के लिए जो मार्केट है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत कम हो चुकी हैं। तो मेडिकल राइटिंग, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स की मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की थी कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मेडिकल स्टूडेंट्स का एक
जहन में बात होती है कि मेडिकल राइटिंग के अंदर अभी भी पोटेंशियल है लेकिन बहुत कम है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लेकिन अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है मेडिकल बिलिंग। अब मेडिकल बिलिंग क्या है? मेडिकल बिलिंग के अंदर ये है कि पाकिस्तान में तो हमारा हेल्थ सिस्टम इस तरह काम करता है कि आपने हॉस्पिटल जाना है, आप प्राइवेट सेटअप में जाओ या गवर्नमेंट सेटअप में जाओ, आपने हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका फ्री ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उधर आपके कोई पैसे नहीं लग रहे होते। प्राइवेट सेटअप में आप जाते हो, आपने जाके फीस पे करनी है, प्रोसीजर की फीस देनी है, कोई ऑपरेशन करवाया है, सर्जरी करवाई है, उसी टाइम आपने पैसे देने हैं, आपने सारा चीज, आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन यूएस के अंदर क्या होता है या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, वहां पे लोगों की इंश्योरेंस होती है। वहां पे लोग इस तरह पे नहीं करते। वहां पे ये होता है कि पेशेंट अगर कोई बीमार हुआ है, उसने हॉस्पिटल चले जाना है। ठीक है, हॉस्पिटल वो जाएगा, हॉस्पिटल जो भी उसकी डिजीज होगी, जो भी उसका वो होगा, उसका एक कोड उन्होंने दिया होगा कि इसको ये डिजीज होगी है, डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, डॉक्टर ने उसको ट्रीट कर देना है, उसको मेडिसिन वगैरह दे देनी है, जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो चलेगा। उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। उसमें पैसों की डिस्कशन कहीं पे भी नहीं आती। आती है वो अलग बात है, वो आपको बाद में चीज़ें सिविल हाल, ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। इन शॉर्ट के पेशेंट हॉस्पिटल गया, उसने वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट करवा के वो वापस आ गया। अब उसका वो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री नहीं होता, वो होता है उसकी मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। अब जो हॉस्पिटल का बिल बनेगा, यानी हॉस्पिटल ने जो पैसे लेने हैं वो उसने उसकी इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। अब वो पैसे कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों के दरमियान एक जो है मेडिकल बिलर जो है वो बैठा होता है। उसने उनको कनेक्ट करवाना होता है बेसिकली उस इंश्योरेंस कंपनी को और उस हॉस्पिटल को, कि आपने इतना जो है वो इस कोड का ट्रीटमेंट हुआ है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ है, इतने इस पे आया है, इंश्योरेंस कंपनी ने इतने इसको पे करने हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी देखती है, उसके अपने रिकॉर्ड में चेक करती है, सारा रिकॉर्ड करके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मुकम्मल करके वो जो है हॉस्पिटल को उतने पैसे दे देती है। अब इन सारे प्रोसीजर के दरमियान हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान जो चीज़ जो बंदा कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है, इन सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को देख रहा होता है, इस सारी लीगलाइजेशन को, इस सारी कोडिंग को जो देख रहा होता है, उसको हम मेडिकल बिलर बोलते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इसको सीखते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपके लिए सीखना बहुत आसान भी है। इसके अंदर आपकी जो है जॉब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। कि इसके अंदर आपको आप इसको सीखेंगे, हाँ इसको सीखने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम भी लगता है। इसको 4 से 5 महीने आपको लगेंगे सीखने में, प्रॉपर सीखने में, और उसके बाद जॉब फाइंड करने में। उसके बाद आपका एक सर्टिफिकेट होता है, वो बन जाता है, वो 4 से 5 महीने में आपका इतना, ये 6 महीने तक काम हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपकी जॉब आपके लिए आराम से मिल जाती है। और लेकिन ये आपकी जॉब मोस्टली इसके अंदर जो होता है वो आपको जॉब बेस के ऊपर आपको काम मिलता है। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से नहीं होता। आपका जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फुल जो है वो पूरी जैसे एक 9 to 5 जॉब होती है, इसी तरह ये भी एक जॉब होती है कि आपने डेली वहाँ पे अपीयर भी होना होता है, डेली डॉक्यूमेंट्स मैनेज भी करने होते हैं, डेली 6 से 8 घंटे आपने काम करना होता है। सैलरी पैकेजेस इनके अच्छे होते हैं, लोग 3 से 4 लाख आराम से कमाते हैं, इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। तो मेडिकल बिलिंग जो है इसके अंदर पोटेंशियल है, ये आप लोग सीख सकते हैं। इसके अंदर जो कोड्स वगैरह, कोडिंग और बाकी सारी जो चीज़ें सीखनी होती हैं, उसके लिए आपको टाइम थोड़ा सा लगता है। लेकिन आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जो आपने टर्मिनोलॉजीज और सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो आप आराम से उसको जो है वो सीख सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ जी, मैं वो बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको आगे आगे इंशाल्लाह, ये है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपको इस सेशन के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत उस तरह से नहीं होगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें आपको A to Z सारी मैं क्लियर करके जाऊंगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, 3 स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं। मेडिकल बिलिंग के लिए भी आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। ठीक है, सीखने में इसको 4 से 5 महीने या 6 महीने तक लग जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी जो है, लेकिन इसके बाद आपको सीखने के बाद इसकी जॉब आराम से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है।
आप खुद की भी जब आप अच्छी खासी मतलब इसके अंदर प्रैक्टिस कर लें तो आप अपनी एक छोटी सी कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। इसके अंदर लोग ज़्यादा पैसे मतलब उसकी तरफ भी अपनी कंपनी बना के, तो उसमें लोगों को हायर करके मजीद मेडिकल बिलर्स को ऐड करके, तो इसके अंदर ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंपनीज अपनी बनाई हुई हैं, वो काम कर रहे हैं, और वो इसमें अच्छे खासे जो है वो इनकम उनकी होती है। लेकिन ये आपकी स्टडी को इफेक्ट करती है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी परेशानी आती है। चौथी जो चीज़ है, चौथी स्किल है, ये आपने आजकल हर दूसरे ग्रुप में जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप हैं, वहाँ पे देखी होगी, वो है क्लिनिकल एंड एकेडमिक रिसर्च। आपने देखा होगा कि लोग वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं, लोग सिखा भी रहे हैं, और बहुत सारी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लिनिकल और एकेडमिक रिसर्च के अंदर लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं। एक तो वो पहले खुद सीखते हैं, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च सीखते हैं, मेटा एनालिसिस सीखते हैं, सिस्टम लिटरेचर रिव्यू सीखते हैं, और बाकी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और ये सारी चीज़ें सीख के फिर वो आगे लोगों को सिखाते हैं, उनकी मेंटोरशिप करते हैं। एक मेथड तो इसके अंदर ये है। इसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कंपटीशन भी काफ़ी है इसके अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर क्या है कि ये जो रिसर्च की सर्विसेज हैं, वो कुछ एथिकल कंसिडरेशन उसके अंदर इस तरह से आ जाती है कि अब जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है एमएलई का, प्लैब का और एएमसी का। तो अब हर कोई जो वहाँ पे जा रहा है, जो जिसने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है एमएलई की, एमएलई आपको पता है थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है, उसके अंदर टाइम लगता है, बाकी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो वो अपनी जो लर्निंग एफर्ट्स हैं उसको डबल नहीं करते, वो सिर्फ करते हैं कि एमएलई के पार्ट्स क्लियर कर लें। रिसर्च के अंदर वो इतना इन्वेस्ट नहीं करते, खुद को इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी लर्निंग को इन्वॉल्व नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करके जो है अपने आर्टिकल्स लोगों से लिखवाते भी हैं, उसको पब्लिश भी करवाते हैं। तो लोग जो है मैं ये सुजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स ये वाला काम कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये ठीक काम नहीं है। बाकी आप लोग करना चाहें कोई इसमें तो वो इन हो सकता है। इसके अंदर ये होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चार्ज कर रहे हैं। 2 से 3 लाख तक भी रिसर्च का चार्ज करते हैं वो एक आर्टिकल का। उसके अंदर वो स्पॉट्स उनके होते हैं कि फर्स्ट ऑथर इतने पैसे देगा, सेकंड ऑथर इतने पैसे देगा, थर्ड ऑथर इतने पैसे देगा, फोर्थ ऑथर इतने पैसे देगा। तो वो रिसर्चेस को पब्लिश भी करवाते हैं, तो रिसर्चेस को पब्लिश करवा के तो वो इससे जो है वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं क्लिनिकल और एकेडमिक रिसर्च से पैसे कमाने के। इसके अलावा एक और तरीका है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, आप भी इसके अंदर कर सकते हैं, ये करना भी इजी है। इसके अंदर ये है कि आप बेसिकली अगर आपने पहले किसी के पास कोई रिसर्च स्किल है, किसी को आती है मेटा एनालिसिस वगैरह या कुछ भी, तो वो अभी से स्टार्ट कर सकता है। मतलब सिखाना स्टार्ट कर सकता है कि आप 10 या 15 लोगों की मेंटोरशिप करो, उनको सिखाओ। उससे भी अगर वो नहीं, तो आप जो है रिसर्चेस लिख के, या जो एमएलई वाले, एएमसी वाले, प्लैब वाले ये रिसर्च के अंदर असिस्टेंट्स चाह रहे हैं, आप उनको असिस्ट करके उनको अपनी पेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, जो एक राइट तरीका है, मार्केट गैप मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा मार्केट गैप इस टाइम सर्विसेज हॉस्पिटल में भी है, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा गैप है। वो गैप ये है कि ये वाले जो मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, ये या तो मेंटोरशिप के लिए होती है, या फिर ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए होती है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है, जितने भी एफसीपीएस के या एमएसएमडी के रेजिडेंट्स हैं, यानी वो जो स्पेशलाइजेशन वाले जितने भी पीजीआर्स, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो लोग जब तक अपनी रिसर्च पब्लिश नहीं करवा लेते वो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। और उनको आईएमएम देने के लिए एक दरमियान में एक एग्ज़ाम होता है उनकी स्पेशलाइजेशन के दौरान, वो देने के लिए उन लोगों ने साइनॉप्सिस लाजमी लिखना होता है। तो साइनॉप्सिस, अब हमारे यहाँ पे रिसर्च का कल्चर उस तरह नहीं है, साइनॉप्सिस मोस्टली लोगों को लिखना नहीं आता। साइनॉप्सिस लिखना बहुत आसान काम है। साइनॉप्सिस लिखना आप मतलब टॉपिक ढूंढ के ये सारी चीज़ें करके आप एक हफ्ते में सीख सकते हो। मोबाइल के ऊपर भी लिख सकते हो, साइनॉप्सिस लिखा जा सकता है। रिसर्च पूरी के लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साइनॉप्सिस जो है वो आप मोबाइल के ऊपर भी काम कर सकते हैं।
लोग जो हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है, एक ही लड़की है जो सर्विसेज दे रही है इस तरह साइनॉप्सिस लिखने की, पीजीआर्स को, डॉक्टर्स को। वो उनसे चार्ज करती है मेरे ख्याल में 20 या 25 के एक साइनॉप्सिस का। और हर साल इतने पीजीआर्स आते हैं, हर साल इतने लोगों ने करवाना होता है और कोई भी नहीं है। और वो मुझे आइडिया हुआ था कि जिना हॉस्पिटल में और इस तरह के 3 4 हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक या दो लोग ही हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट गैप है। अगर आप साइनॉप्सिस लिखना सीख लो, मोबाइल के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं और आप ये सर्विसेज अपनी इन पीजीआर्स को दे सकते हैं। बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है। ये काम भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो ये 4 स्किल्स थी। पहली वीडियो एडिटिंग मैंने आपको बताया है, उसकी रीज़न बताई है। दूसरे नंबर के ऊपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो मैंने आपको क्लाइंट्स का भी आइडिया दिया है कि कहाँ से आपको मिल सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर मेडिकल राइटिंग और मेडिकल बिलिंग का मैंने बता दिया है। चौथे नंबर के ऊपर क्लिनिकल और एकेडमिक रिसर्च का बता दिया है। इसके अंदर भी मैंने 3 चीज़ें आपको जो है वो बताई हैं, जो 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद हाँ जी, मेडिकल बिलिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज फुल टाइम जॉब। अच्छा, हाउ टू राइट साइन, अच्छा ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, अभी जो है वो सेशन जो है इंशाल्लाह 2 आवर्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा लास्ट जो 30 मिनट्स हैं, ये 20 30 मिनट्स हैं, वो हम रखेंगे इसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं स्किल 5 की, मेडिकल ट्यूटरिंग। ठीक है, मेडिकल टीचिंग। इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अभी जो है वो क्रिएट हुई है, जो बहुत बड़ी भी है, काफ़ी अच्छी भी है। दूसरे नंबर के ऊपर लोग पहले से भी ये कर रहे हैं काम। जो प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, मोस्टली उन लोगों को ट्यूशन या टीचिंग लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले कर रहे होते हैं। हमारे साथ ही 3 4 लोग थे, वो नेक्स्ट ईयर में जाते थे, और जो पिछले साल वाले थे उनको वो पढ़ाना शुरू कर देते थे। इसमें पढ़ाने वाले सीन में आपको आराम से अगर 2 3 स्टूडेंट्स भी मिल जाएं, तो आप का मतलब अपनी पॉकेट मनी आप खुद जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हो। उस तरह से ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। तो मेडिकल ट्यूटरिंग जो है वो एक अच्छी चीज़ है। एक गैप जो मैंने आपको बताया है, अब जो है गवर्नमेंट ने, पीएमडीसी ने, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं, जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि वो एनआरई स्टेप 1 और एनआरई स्टेप 2 जो है वो क्लियर करेंगे, तो उसके बाद जो है वो फिर हाउस जॉब कर सकते हैं। पहले ये होता था कि हाउस जॉब कर ली, एनआरई जब क्लियर हो गया उसके बाद लाइसेंस मिलता था। अब उन्होंने चूंकि कंपलसरी कर दिया है कि आपने पहले आके एनआरई 2 स्टेप्स क्लियर करने हैं, फिर आप हाउस जॉब कर सकते हैं। तो हर साल, हर 6 महीने के बाद, हर साल नहीं, हर 6 महीने के बाद 10,000, ऑलमोस्ट 8 to 10,000 स्टूडेंट्स बाहर से हमारे पास एमबीबीएस करके आते हैं। वो उनको वहाँ पे, मैं किसी को डिग्रेड करने का मकसद नहीं है, ना इस तरह कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने का इरादा है, लेकिन उनको कख नहीं आता होता, उनको कुछ भी नहीं पता होता। वो बिल्कुल बाहर से ऐसे आते हैं जैसे यहाँ आपने किसी चौकीदार को कोई किताब पकड़ा दी हो, उनको किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता। तो अब वो लोग आके यहाँ पे, जो यहाँ पे इवन जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के जो हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम यूएचएस का देना होता है और बाकी उनको पढ़ना पड़ता है, उनको बहुत कुछ आता होता है। तो अब जो है बहुत सारे लोग एनआरई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनआरई स्टेप 1 में वही बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और ये वाली चीज़ें, तो वो उनको पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ट्यूशन की ज़रूरत है, इस टाइम भी है। ये अभी लॉ जो है वो पास हुआ है पिछले 5 6 महीने में, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। तो अगर आप एक बैच जो है, अपना बैच ना भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप 3 या 4 स्टूडेंट से उनको पढ़ा के जो है आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करने वाला ये एक ऑप्शन है, तो इसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं मेडिकल कंटेंट क्रिएशन की तरफ। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले कि
पहले ऐसा होता था कि लोग जो है वो ब्लॉग्स लिखते थे, मेडिकल ब्लॉग्स लिखते थे, पोस्ट लिखते थे फेसबुक के ऊपर। फेसबुक भी उस टाइम इतने लोग नहीं यूज़ करते थे, बेसिकली गूगल के ऊपर लोग ब्लॉगिंग करते थे, ब्लॉग्स लिख के मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी आजकल चीज़ें आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं। ठीक है। तो पहले वो काम होता था ब्लॉग्स के जरिए, अब वो काम होता है मेडिकल कंटेंट क्रिएशन के जरिए। आपने देखा होगा 3 से 4 चीज़ें हैं जिनको हम जब आगे मैं 2 चीज़ें डिस्कस करूंगा उसके अंदर हम कहते हैं कि ये एवरग्रीन निशेज हैं, एवरग्रीन ये रहने वाली चीज़ें हैं। उसमें जो एक चीज़ है ना, लोग हमेशा सेहत के ऊपर बात करते आए हैं, लोग हमेशा सेहत के बारे में बात करते रहेंगे। सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, बीमारियों से कैसे बचना है, जनरल आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी मेडिसिन है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नेचुरल जो है, क्योंकि हर किसी ने बीमार कभी ना कभी किसी पॉइंट पे होता है इंसान, उसको कोई भी बीमारी जो है वो किसी भी टाइम अटैक कर सकती है। तो उसके लिए ना लोग जो है बहुत सारा कुछ जानना चाहते भी हैं। आप लोग भी खुद भी किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे, आप लोग देखते होंगे। अब क्योंकि हर बंदा मोबाइल के ऊपर बैठ के वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, तो मेडिकल कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसको हम आगे वाली स्किल के जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ये इसके साथ अदरवेज के साथ, इसके साथ भी मैं इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करूँगा। लेकिन मेडिकल कंटेंट क्रिएशन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज की भी समझ है, मेडिकल की आपको बाकी चीज़ों की भी समझ है, आप बेहतर समझ सकते हैं लोगों से। तो मेडिकल कंटेंट क्रिएशन के अंदर वो वीडियो कंटेंट हो, वो ऑडियो कंटेंट हो, या वो पिक्चर कंटेंट हो, वो आप बना सकते हैं। मोबाइल के ऊपर आप स्टार्ट ले सकते हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आके लोग इसके अंदर लाखों कमा रहे हैं। ये भी बहुत आसान है करने के लिए। एक अगर आप एआई की हेल्प से वीडियो बनाते हैं, अब तो बहुत बहुत आसान है, अगर हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा आसान हो गया कंटेंट क्रिएशन। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर भी इसको स्टार्ट करें, मोबाइल के ऊपर आप इसको स्टार्ट करके एआई कंटेंट क्रिएट करके, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इसी के अंदर लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू लाखों कमा रहे हैं। मोबाइल के ऊपर इसको स्टार्ट किया जा सकता है एआई टूल्स के साथ। स्किल नंबर जो 7 है वो है SPSS इन डेटा एनालिसिस, बेसिकली डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस वैसे तो ये स्टैटिस्टिक्स की डोमेन में आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो रिसर्च के साथ कनेक्टेड हैं, उनका उनको डेटा एनालिसिस आ जाता है, SPSS आ जाता है, आर आ जाती है, ये लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, इस तरह की लैंग्वेजेस वो सीख लेते हैं। SPSS एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, आर एक लैंग्वेज है। लेकिन ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो रिसर्च होती है दुनिया में, वहाँ पे इनको डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके लिए आपके पास अपवर्क के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। हमारे सिम से ही एक जो है वो फीमेल थी, उन्होंने SPSS सीखा हुआ था। उनको मैंने अपवर्क का थोड़ा सा बताया बताया अपवर्क की उनके प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया। तो वो उन्होंने अपनी ऑप्टिमाइज की अपवर्क की प्रोफाइल। SPSS का उनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए। फर्स्ट मंथ के अंदर ही उनकी जो इनकम थी वो 4 लाख प्लस थी, 4 लाख से ज़्यादा उन्होंने कमाया था SPSS का। उसके बाद अभी भी वो 4 से 6 लाख के दरमियान कमा रही हैं अपवर्क से SPSS को यूज़ करते हुए। हमारे यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च का क्या होता है, कि रिसर्च को या तो आप मेंटोरशिप के साथ आप सिखा के पैसे कमा सकते हैं, या आप आर्टिकल्स पब्लिश करवा सकते हैं, या तीसरा जो मैंने आपको साइनॉप्सिस वाला मेथड बताया है। लेकिन इंटरनेशनल बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उन्होंने डाटा एनालाइज करवाना होता है, उनको डाटा एनालिसिस नहीं आ रहा होता। यहाँ बहुत सारे लोग डाटा एनालिसिस सीख के उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेडिकल की फील्ड में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ये सीख सकते हैं। इसको सीखने में टाइम भी लगेगा, आपको लैपटॉप चाहिए होगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने, 4 से 6 महीने, साल तक लग सकता है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वो वाली स्किल्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स के रिलेटेड हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्किल्स हैं जो
एमबीए करने वाले हजरात हैं फाइनेंस और बिजनेस के अंदर, उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं। बाकी स्किल्स भी आप सर्च कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, वहाँ जाके पूछें कि मोस्ट इन डिमांड स्किल्स कौन सी हैं मेडिकल के अलावा। उसके बाद जो जो स्किल का आपको वो नाम बताया उसको आपने जाके फाइवर के ऊपर सर्च कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा। फाइवर के ऊपर ना नीचे सर्विसेज के साथ ही लिखा हुआ आता है कि ये सर्विस इतने पैसों से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितने पैसे जो है वो कमाए जा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा फील्ड स्विच करना चाह रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन में आते हैं, एमबीबीएस में आते हैं, लेकिन बाद में अपनी फील्ड जो है वो स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो आप में अगर कोई फील्ड स्विच करने का सोच रहा हो तो उसके लिए वो बाद में डिस्कशन भी कर सकता है मेरे साथ, लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको मेथड बताया है कि आप फाइवर के ऊपर जाके, अपवर के ऊपर जाके ये वाली सर्विसेज देख सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 7 स्किल्स ये हैं, टॉप 7 स्किल्स ये हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के अलावा जो मैं दूसरे मेथड्स बताऊंगा वो ये 3 मेथड्स हैं। ये इन शॉर्ट 10 स्किल्स ऐसी हैं जो आप लोग सीख सकते हैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। इनको आप आराम से साथ मैनेज कर सकते हैं, इनको आप टाइम दे सकते हैं, इनके अंदर आपकी अर्निंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। 1 मिनट। अच्छा, क्वेश्चंस आपको। ओके, मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी मैं 1 मिनट, मुझे मैं इन सारे क्वेश्चंस का एंड पे आंसर कर देता हूँ इंशाल्लाह। ओके जी, 7 स्किल्स ये हैं जो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे इन्फिनिट स्किल, इन्फिनिट मैंने वो इन्फिनिटी का नंबर लगा दिया है, क्योंकि आप, मैंने दुनिया में बताया कि लोग ऐसी ऐसी स्किल्स के साथ पैसा कमा रहे हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है कि जो ये है ना, यूरोपियन कंट्रीज में लोगों को पेट रखने का बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रेज है, एक तरह का, वो लोग बिल्लियाँ कुत्ते ये वो बहुत पालते हैं। तो उन्होंने अपने स्पेसिफिक नाम रखे हुए हैं। वो क्या करता है कि एआई से जो भी किसी के पेट का नाम है, उस पेट का नाम यूज़ करवा के उसका सॉन्ग लिखवाता है। उसके बाद वो एआई के साथ उसी सॉन्ग के लिरिक्स बनाता है और वो सर्विसेज देता है कि जब भी आपके पेट की बर्थडे हो तो उसके लिए आप जो है वो यूज़ करें ये वाला सॉन्ग। तो इस चीज़ की सर्विसेज दे रहा है, ये भी एक स्किल है, और वो इससे अच्छा खासा जो है वो अर्न कर रहा है। वो एक एक क्लाइंट से 200 200 300 300 डॉलर जो है वो इस चीज़ के चार्ज कर रहा है। तो स्किल्स जो हैं वो इन्फिनिट हैं। आप इस फील्ड में आएंगे आपको पता चलेगा, स्टार्ट आप इस चीज़ से कर सकते हैं, बाकी आप जिस तरह इस फील्ड में आगे चलते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि आप किन किन चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं, किन किन चीज़ों से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी बेसिकली। अच्छा, ये मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मैंने लिखना था, सॉरी, ये मैं इधर ही एडिट कर देता हूँ। ओके। अच्छा, अब अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, और मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था कि राइट स्किल होनी चाहिए, ठीक है, डिवाइस होनी चाहिए, इंटरनेट, और ये 4 चीज़ें जो आपको मैंने शुरू में बताई थी। राइट स्किल के बारे में, स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 7 स्किल्स मैंने अभी आपको बताई हैं, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ 3 जो दूसरी हैं। ठीक है, डिवाइस आपको मैंने बता दिया है हर स्किल के साथ कि मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए। टाइम और उसका भी मैंने बता दिया है कि कितना टाइम आपको लगेगा, उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल कहाँ पे है। अब जो है वो राइट प्लेटफॉर्म की बारी आती है कि राइट प्लेटफॉर्म आपने कैसे चूज करना है, और प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, इन सब में से प्रेफर्ड जो चीज़ है वो कौन सी है। अच्छा, जो अपवर्क है वो मेरे ख्याल से अभी भी सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो अपवर्क है। ठीक है, लेकिन अपवर्क जो है
वो बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। अपवर्क पे जब आप अच्छा खासा काम कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें देख लें, सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लें, उसके बाद आपके पास लगाने के लिए थोड़े से पैसे भी हों, क्योंकि अपवर्क जो है वो एक तरह से अब एक पेड प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है मेरे ख्याल से वो अपवर्क है। लेकिन अपवर्क बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल अपवर्क से स्टार्ट नहीं लेना। सबसे बेहतरीन जो है वो बिगनर्स के लिए वो फाइवर है। फाइवर, आप जब भी आप गिग लगाते हो, अगर आपने उसका एसईओ अच्छा किया है, बाकी चीज़ें अच्छी की हैं, बेशक आपके कंपटीशन में 1 लाख बंदा बैठा हो, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली ऑनलाइन आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली लोगों को जवाब दे रहे हैं, तो फाइवर आपकी गिग को पुश करता है, फाइवर आपको क्लाइंट दे देता है। ठीक है। तो बिगनर्स के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है। उसके बाद जो है, बिगनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन अब अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लिंक्डइन पे लोग कैसे काम करते हैं। अपवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर ये होता है, अपवर के ऊपर ये होता है कि क्लाइंट आके बताता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई वीडियो एडिट करवानी है, वो आके लिख देगा कि जी मैंने वीडियो एडिट करवानी है, इतने मिनट की मैंने वीडियो एडिट करवानी है। अब सारे फ्रीलांसर्स उसको देखेंगे, हर फ्रीलांसर उसको अपनी एक एप्लीकेशन टाइप उसको प्रपोजल भेजेगा, ठीक है। कह लें कि एक तरह से उसको एप्लीकेशन देगा कि मैं आपकी वीडियो एडिट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि क्लाइंट एक है, फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर फिर ये होता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे लगा के उसकी वो करता है कि जी मैं इतने पैसों में, वो पैसे लगाते हैं एप्लीकेशन वो प्रपोजल भेजने के लिए, तो वो जितने ज़्यादा कोई लगाता है उसकी एप्लीकेशन, उसका प्रपोजल उतना ऊपर चला जाता है। और बाकी इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पैसे भी थोड़े से लगते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कंपीट बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ कंपीट कर रहे हैं। जो भी उसको भेज रहा होगा, एक तो उसने पैसे लगा के भेजना है, और वही बंदा भेजता है जिसको यकीन हो कि मुझे ये मिल जाएगा। फाइवर के ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं है। फाइवर के ऊपर आपने जाके खुद बताना है कि मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ, क्लाइंट आएगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आके देखेगा कि मैंने किससे, वो आपकी गिग को देखेगा, जो भी उसको बेहतर लगेगा वो उससे वो करवा लेगा। अब जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर क्या है, लिंक्डइन के ऊपर क्या है, जैसे आपकी फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, इसी तरह लिंक्डइन का एक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका सिर्फ ये फायदा है कि इसके ऊपर जो है वो प्रोफेशनल लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। इसके ऊपर पापा की प्रिंसेस, बाबा का शहजादा, इस तरह के लोग नहीं होते। इसके ऊपर सिर्फ जो है वो प्रोफेशनल लोग जो है वो आते हैं ज्यादातर। तो इसके अंदर आपको आइडिया होता है। तो अब जो भी सर्विसेज कोई दे रहा होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल को उस तरह ऑप्टिमाइज करें, अपना जो है वो सर्विसेज के बारे में बताएं, उसी के बारे में पोस्ट करें, सारी अपनी प्रोफाइल उस हवाले से ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज करके अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आपका बेसिक जो थीम होगी कि मैं डॉक्टर्स के लिए उनकी सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम कर रहा हूँ, या मैं सोशल मीडिया की हैंडलिंग का काम कर रही हूँ। तो उसके अंदर आपके पास क्योंकि प्रोफेशनल लोग वहाँ पे होंगे, डॉक्टर्स होंगे सारे, तो आप उनको सोशल मीडिया के थ्रू जब आप उनको उनके साथ कनेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो लिंक्डइन पे लोग ऐसे काम करते हैं। आखिरी जो है वो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग और कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच के अंदर ये पुराना मेथड है, लेकिन बहुत इफेक्टिव मेथड है। कुछ सर्विसेज के लिए ये सबसे बेस्ट यही होता है। इसके अंदर क्या है कि आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, उसकी कोई वेबसाइट या कोई वो बना ली, उसका कोई प्रूफ बना लिया। उसके बाद आपके पास ऐसे टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डेंटल क्लिनिक्स को अप्रोच करना है, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठ के किसी भी यूरोपियन का, नॉर्वे के, आपने डेंटल क्लिनिक्स को सबको इन्वॉल्व करना है। आपके पास ऐसे टूल्स हैं अब कि आप एक टूल के साथ उनकी नॉर्वे के अंदर जितने भी डेंटल क्लिनिक्स हैं, नॉर्वे के किसी शहर के अंदर जितने भी डेंटल क्लिनिक्स हैं ना, उन सब की ईमेल आपके पास आ जाएगी। ईमेल आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप एक ही ईमेल लिखोगे कि मैं आपके डेंटल क्लिनिक के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो ईमेल आप एक ही टाइम में उन सारे क्लिनिक्स को सेंड कर दोगे। अब हो सकता है कि उनमें बहुत सारे क्लिनिक्स को सर्विसेज की ज़रूरत हो ही ना,
हो सकता है कि उनमें से किसी क्लिनिक को ज़रूरत हो सकता है कुछ क्लिनिक्स बंद हो सकता है कोई आपका रिस्पॉन्ड ना करे। इसको हम कोल्ड आउटरीच बोलते हैं कि इसमें आपने ना बहुत सारे लोगों को भेज देनी है कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बता देना ऐसे ही। हाँ, किसी ये हो सकता है कि आपने 200 ईमेल्स भेजी हैं, उसमें से दो तीन क्लिनिक्स को वाकई वो सर्विसेज चाहिए हों, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे वापस, वो आपको ईमेल करेंगे या कॉल करेंगे, जो भी आपने मेथड यूज़ किया है। तो उसके अंदर जो है वो आपकी बाद में उनके साथ डीलिंग हो जाती है, ये भी एक्सपर्ट्स के लिए बेहतर है। तो प्लेटफॉर्म आपने जो भी चूज करना है वो आपने सोच समझ के करना है। स्टार्ट फाइवर से करें, ठीक है, साथ लिंक्डइन से करें। फाइवर, लिंक्डइन और साथ अब व्हाट्सएप को यूज़ करें, फेसबुक को यूज़ करें। इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं वो है अपवर्क, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं इस चीज़ के अंदर थोड़े से तो फिर आपने अपवर्क और ये कोल्ड आउटरीच की तरफ जाना है। अब ये तो वो चीज़ें थी जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फ्रीलांसिंग का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना, वो ये बताया था कि इसके अंदर आपके पास कोई सर्विस है, आपके पास कोई स्किल है, वो आपने किसी को काम करके देना है, उसके आपको पैसे मिलने हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दो तीन मॉडल्स हैं जो मैं खुद भी अब जो है इन्हीं के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं सुजेस्ट यही करूँगा, इनमें से आप लोग अगर काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इनमें से काम कीजिए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन ये वो वाले तीन मेथड्स हैं, ये वो वाली तीन चीज़ें हैं जिनके अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। मेडिकल स्टूडेंट्स होने के साथ साथ आप ये तीनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के अंदर आप मोबाइल के ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम थोड़े अरसे में आपको ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देती हैं। और मैं अगर किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट करता हूँ कि वैसे तो अल्लाह ताला का ये होता है कि उसने जिस इंसान को जहाँ पे रखना होता है, जितना देना होता है वो देता है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ के डिले का थोड़ा सा दुख होता है कि मुझे कोई चीज़ बाद में क्यों मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया, पहले काम स्टार्ट नहीं किया, वो ये चीज़ है। पहले मैं फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उसके बाद जो अब सबसे बेस्ट मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को भी सुजेस्ट करूंगा वो ये तीन हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कंटेंट मोनेटाइजेशन। कंटेंट मोनेटाइजेशन इस टाइम जो ग्लोबल कंटेंट मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स की मार्केट है वो $3.2 बिलियन से $76.4 बिलियन तक है। यानी ये वो वाले पैसे हैं जो ये लोग क्रिएटर्स को पे करते हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन है क्या? कंटेंट मोनेटाइजेशन ये है कि आपने फेसबुक के ऊपर आप लोग बैठ के रील्स देख रहे हो, जो मैं बार बार आपको लग रहा होगा कि मैं रील्स का हाथ 5 मिनट के बाद मैं मेंशन कर देता हूँ कि आप लोग बैठ के स्क्रोलिंग करते हो, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन उस स्क्रोलिंग का आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जिसने वो रील बनाई है वो लाखों कमा रहा है, ठीक है। कंटेंट कंज्यूमिंग आप कर रहे हो, लेकिन कंटेंट क्रिएटर उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं इस टाइम। क्योंकि अब ये हो चुका है जो मैंने आपको बताया है कि अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा स्क्रोलिंग कर रहा है। आपने लास्ट टाइम कोई देखा होगा कि अब 100 में से कोई शायद 5 या 7 बंदे हों जिनके पास मोबाइल ना हो और वो स्क्रोलिंग ना करते हो। अदरवाइज 100 में से 70-80 बंदे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है और वो स्क्रोलिंग करते हैं, नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग करते हैं। अब जो है वो हर प्लेटफॉर्म चाहता है, फेसबुक चाहता है कि फेसबुक चाहती है कि जी जो फेसबुक चला रहा है वो फेसबुक के ऊपर ही रहे, वो कभी भी यूट्यूब के ऊपर ना जाए। जो यूट्यूब चला रहा है, यूट्यूब चाहता है कि जी ये मेरे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रील स्क्रॉल करता रहे, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाए। स्नैपचैट वाले भी यही चाहते हैं, हर प्लेटफॉर्म का ये है कि ये मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए रहे, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाए। क्योंकि लोग पैसे देते हैं एड्स चलाने के लिए, फेसबुक को, यूट्यूब को, स्नैपचैट को, हर किसी को, टिकटॉक को पैसे मिलते हैं। लेकिन अब जो है टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने लोगों को इनकरेज किया है कि अगर आप कंटेंट बनाते हैं, यानी अगर आप रील्स बना के पोस्ट कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो उस कंटेंट के आपको पैसे मिलते हैं। जैसे यूट्यूब था ना, एक दफ़ा पाकिस्तान में यूट्यूब का क्रेज आया था कि हर बंदे ने, आप लोगों ने में से भी कई लोगों ने अपना किसी ना किसी टाइम पे चैनल बनाया होगा या सोचा ज़रूर होगा कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर वीडियोस डाला करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। पहले ये काम बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी। लेकिन अब ये काम एआई टूल्स की हेल्प से इतना आसान हो चुका है, इतना आसान हो चुका है कि अगर आप डेली सिर्फ 20 से 25 मिनट भी इस चीज़ के लिए निकाल लेना, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए,
मैं कोई आपको 3 घंटे 4 घंटे नहीं बात कर रहा, आप 20 से 25 मिनट भी कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए निकाल सकते हैं ना, और वो आप निकाल के इसको दे दें, तो आपके पास अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म जो है वो पुश भी कर रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को, नए को क्रिएटर्स को सपोर्ट भी करता है, और लोगों ने बकायदा अब इसको बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जानने वाले कि उन्होंने अ, अपनी रेगुलर जॉब्स छोड़ के, बाकी सारा काम छोड़ के 15-15 20-20 मोबाइल रखे हुए हैं, 3-3 4-4 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, एआई से वो कंटेंट बनाते हैं, पेस्ट करते हैं, और महीने के 20-20 25-25 हज़ार डॉलर्स कमा रहे हैं। ये 70-70 80-80 लाख की इनकम बनती है। अगर आप, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट भी आप इसके लिए निकाल सकते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, 20 से 25 मिनट आप निकाल लें, 300-400 डॉलर्स आप भी आराम से हिट कर सकते हैं। 300-400 डॉलर्स कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कंटेंट मोनेटाइजेशन में इस टाइम कमाना। आप आराम से 20-25 मिनट देके भी ये कमा सकते हैं। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन एक ऐसा मेथड है फ्रीलांसिंग के अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है। मोबाइल के ऊपर किया जा सकता है, मोबाइल के ऊपर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे स्टार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरे नंबर के ऊपर है ई कॉमर्स, और एक प्लेटफॉर्म का मैं उस हवाले से नाम लेता हूँ एटसी। एटसी का आप लोगों में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होगा। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली आप कह लें कि ऑनलाइन बिजनेस करने का एक तरीका है। पहले ऐसा होता था कि हर कोई जिसको जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो मार्केट जाता था, जाके जो भी मार्केट में अवेलेबल होता था वो जाके ले आता था। आप फॉर एग्जांपल लाहौर जैसे शहर में भी गए हैं, अगर आप किसी भी मार्केट में गए हैं, किसी भी अच्छी मार्केट में गए हैं, वहाँ आपके पास मैक्सिमम 100 ऑप्शंस होंगे, 120 ऑप्शंस होंगे। एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर भी, या बहुत बड़े मॉल के अंदर भी आपके पास इतने ही ऑप्शंस होंगे। आपने एक जूता लेना है या कोई कपड़े लेने हैं, आपके पास मैक्सिमम इतनी ऑप्शंस होंगे। लेकिन जब से ई कॉमर्स आया है, ऑनलाइन बिजनेस आया है, अब आपके पास घर बैठे मोबाइल के अंदर ही लाखों ऑप्शंस हैं। आप मोबाइल खोलते हो, आपके पास हज़ारों वेबसाइट्स हैं, हज़ारों स्टोर्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बाय कर सकते हैं, और वो चीज़ आपके घर तक पहुंच जाती है। ई कॉमर्स इस हवाले से लोगों की आसानी के हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है। इस टाइम जो ग्लोबल ई कॉमर्स की मार्केट है वो 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये जो है वैल्यू इसकी 5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और ये आगे आगे बढ़ती जाएगी, बाई 2030 ये 10 बिलियन डॉलर्स जो है वो क्रॉस कर जाएगी। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। और इसके अंदर सबको इन हो जाना चाहिए, क्योंकि अ, हर 100 या 200 साल बाद ना कुछ बिजनेसेस आते हैं कि जो दुनिया को बदल के रख देते हैं। जिस तरह ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर आया था ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने इंडस्ट्री लगाई थी, जो प्रोडक्शन के अंदर था, वो लोग करोड़ोंपति हो गए और बाद में उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। इसी तरह अब ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, जो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है डिजिटल कॉमर्स की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ। तो जो लोग अभी इसके अंदर इन हो सकते हैं, बहुत से लोग इन हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी ये बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, ये मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मेडिकल स्टूडेंट्स इसके अंदर काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं? वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जब आप रिसर्च करते हैं तो वो आपको मज़ीद पता चलता जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेज जो है वो बता दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम है एटसी। एटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब पाकिस्तान में भी ये आ चुका है। पाकिस्तान में आप बैठ के एटसी का जो है वो स्टोर ओपन कर सकते हैं। ठीक है। एटसी अब क्या है कि एटसी के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं। उसमें कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप यहाँ से ग्लोबल मार्केट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आप यूके यूएसए जैसी मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं एटसी के ऊपर। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें, कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि एटसी के ऊपर सिर्फ ना हैंडमेड चीज़ें जो है वो बिकती हैं, लेकिन एटसी एक मार्केट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है पाकिस्तान के अंदर।
इसको अगर आप सीख लेते हैं, इसको बहुत कम टाइम में आप स्टार्ट करके विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप इसके ऊपर काम करके बहुत अच्छी इनकम, ई कॉमर्स के अंदर भी आप इन हो जाएंगे और बहुत अच्छी इसके अंदर आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट जो चीज़ है वो हमारी फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, जितनी चीज़ों की मार्केट वैल्यू बताई है, वो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बताई है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में मैंने किसी की नहीं बताई। लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी वैल्यू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की मार्केट जो इस टाइम यूएसए में है वो 45 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, इससे ज़्यादा की है और ये एक्सपेंड होती रहेगी। और पाकिस्तान में सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसके लिए मैं आपके पास ये मज़ीद जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन एक रिसोर्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसके ऊपर वो मैं एक रिसोर्स जो है वो शेयर कर दूंगा ये अदनान भाई के साथ, अदनान भाई के थ्रू। तो उसमें आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं और ये जो है 45 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है, इसके ऊपर आप बैठ के काम कर सकते हैं। हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये वो वाली 10 स्किल्स थी, वो वाली 10 चीज़ें थी जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है इन चीज़ों को देखने का, करने का, कि आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। हर स्किल जो मैंने आपको बताई है उसके बारे में सर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, चैट जीपीटी से पूछें, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें, सारी चीज़ों को सर्च करें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को, इन सारी स्किल्स को सीख, मतलब एक गो थ्रू करने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद कोई एक स्किल चूज कर लें। ठीक है, कोशिश करें 2 या 3 स्किल्स चूज करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मैं भी इस चीज़ के बहुत खिलाफ होता था कि आपको एक ही स्किल के अंदर मास्टर होना चाहिए, कि अगर आप एक ही स्किल के अंदर मास्टर हैं तो उसमें आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अब इस तरह का दौर आ गया है कि अगर आपके पास 2 से 3 स्किल्स नहीं हैं तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाते हो। 2 से 3 स्किल्स चूज करें, उनको सीखें। ठीक है, उसके बारे में रिसोर्सेज मैं आगे बता देता हूँ। उनके बारे में सीखें, पहले सर्च करें हर स्किल के बारे जितनी मैंने बताई हैं, उसके बाद 2 या 3 स्किल्स को चूज करें, उनके बारे में सीखें, उनको अप्लाई करें। जब आप उनको अप्लाई करेंगे राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट जगह के ऊपर, तो आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसीजर है ये। पूरा सेशन आपको थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ें कहीं पे कॉम्प्लिकेट लगी हों, लेकिन ये वर्क फ्लो जो है, जो वर्क प्रोसेस है, ये बहुत सिंपल है कि आपने 2 या 3 स्किल्स चूज करनी है, उनको सीखना है, अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें आपको क्या रिक्वायर्ड होंगी, चीज़ें वही रिक्वायर्ड हैं जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। ये आज से 4 साल पहले मैंने सेशन, 3-4 साल पहले सेशन अरेंज करवाया था, तब भी यही चीज़ें बताई थी। लास्ट ईयर भी यही चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको फिर यही चीज़ें बता रहा हूँ कि यही वो चीज़ें हैं जो एक बंदे को चाहिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप आराम से ये जो सारी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। अब आपने सीखना कहाँ से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से सीख सकते हो। इसके लिए कुछ जनरल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, यूडेमी है। ठीक है, ये एक जनरल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर आपको टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, स्किल आप चूज करेंगे, वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर मौजूद होंगे, वो आप सीख सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की उस तरह आपको सिखा देंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कोर्सेज यूडेमी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वो आप सीख लेंगे। क्लाइंट हंटिंग, उस तरह से आपको क्लाइंट हंटिंग मैंने इस चीज़ में स्पेसिफिक आपको बताई है कि कैसे करनी है, वो आपने उस चीज़ से, वो उधर यूट्यूब से वो आपको नहीं सिखाएंगे। मेडिकल राइटिंग, मेडिकल बिलिंग के लिए यूडेमी के ऊपर एक बहुत अच्छा सोर्स पड़ा हुआ है, एक बहुत अच्छा कोर्स है। मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउनलोड करवा के वो ग्रुप में शेयर करवा दूं अदनान भाई के थ्रू। क्लिनिकल एकेडमिक रिसर्च के लिए आपको बेहतर आइडिया है, आपने ग्रुप्स में भी देखा होगा, मेडवर्स इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन लोगों ने जो सेशन करवाया था, कुछ जानने वालों ने वो सेशन लिया है, उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो क्लिनिकल और एकेडमिक रिसर्च, मैंने वो मेटा एनालिसिस वो सारी चीज़ें बताई हैं,
वो आप ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा है, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। उसके बाद जो मेडिकल ट्यूटरिंग है, उसके लिए आपको जो है वो क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, वो मैंने एनआरई वाले लोगों का बता दिया, बाकी लोगों का बता दिया। इसके अंदर आपकी अपनी एफर्ट्स हैं। मेडिकल कंटेंट क्रिएशन है, ये आपको सीखनी पड़ेगी किसी से स्पेसिफिकली। SPSS और इसके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं, ये भी आपको यूट्यूब या यूडेमी यहाँ से सीखना पड़ेगा। या आपके पास एक और ऑप्शन है मेडवर्स जो है, वो भी अपना जो है वो फ्रीलांसिंग का और इस सारी ऑनलाइन अर्निंग का जो है वो अरेंज करवा रहा है। मेडवर्स ये जो प्लेटफॉर्म है, ये गर्मियों की छुट्टियों में, ये जो समर वेकेशंस आ रही हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये लोग भी अरेंज करवा रहे हैं अपना एक सेशन जो है वो कम्प्रिहेंसिव सेशन जो है वो अरेंज करवा रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो A to Z स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सिखाएंगे A to Z। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, जो आप मोबाइल के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मेडिकल कंटेंट क्रिएशन है। इसके अलावा आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन है, ई कॉमर्स और एटसी है। ये वाली चीज़ें जो है ये मेडवर्स वाले भी ये अपना जो फ्रीलांसिंग का ये सेशन अरेंज करवा रहे हैं समर वेकेशंस के अंदर। तो उसके अंदर ये भी जो है वो A to Z बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक। जब तक आप सीख के उसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, तो वहाँ तक जो है जैसे इनके बाकी सेशंस हैं, इनके एमएलई का सेशन है, रिसर्च का सेशन है, और बाकी भी बहुत सारे इनके बहुत अच्छे सेशंस हैं। काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी इनके बारे में अच्छे हैं। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं इनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपल वर्क प्रोसेस है। दो चीज़ों को आपको जो मैंने बताया है, चार चीज़ें ये, उसके बाद ये वर्क प्रोसेस आपने फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। बाकी अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सारी चीज़ों का आंसर आपको वन बाय वन करता जाऊं। अच्छा, जो ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं, अच्छा, हाउ टू मेक एन अकाउंट ऑन अपवर्क और फाइवर शुड वी डू। अच्छा हाँ, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने जहन में रख लेनी है। कभी भी पहले दिन फाइवर पे या अपवर्क पे अकाउंट नहीं बनाना। कभी भी आपने ये नहीं करना। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो जो मैंने आपको फ्रीलांसिंग की एग्जांपल दी है ना, कि आपके पास कोई स्किल है और आप उसको किसी को, वो स्किल जो है वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके आपको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्लम्बर है, ठीक है, या एक टेक्नीशियन है, AC टेक्नीशियन है। AC मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा था मैं, इसलिए वो मुझे याद आ गया कि एक AC टेक्नीशियन है। AC टेक्नीशियन को आपने बुलाया, ठीक है। AC टेक्नीशियन ने स्किल नहीं सीखी हुई, उसने काम नहीं सीखा हुआ, लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि फलाने घर में AC खराब है, वो AC ठीक करने वहां पे पहुंच गया। तो ना तो उससे AC ठीक होगा, ना उसको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ एक बंदा है कि उसने AC ठीक करना सीख लिया, लेकिन वो बैठा अपनी जगह पे है, वो किसी के घर नहीं गया, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई किसका AC खराब है, किसके मैंने ठीक करने हैं, किसके पैसे लगाने हैं। तो आपने पहले स्किल सीखनी है, पहले आपको AC ठीक करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्रोच करना पड़ेगा। कभी भी पहले जो है वो अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर डायरेक्ट अकाउंट नहीं बनाना। पहले अपनी स्किल जो है वो चूज करें, उसको सीखें। जब वो सीख लें, उसको मास्टर कर लें, उसके बाद जो है वो फाइवर अपवर्क के ऊपर जाएं। वहां पे जाके आपको आइडिया होगा कि मेरी स्किल लेवल क्या है, मैं बाकी लोगों से क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं बाकी लोगों से क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो जब आप वो चीज़ करेंगे तो आपको फिर ऑर्डर्स भी मिलेंगे और वो सारी चीज़ें, क्लाइंट भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाते हो ना, बगैर सीखे, बगैर वो चीज़ों को प्रॉपरली वो मैनेज किए, तो उस पे आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। मेडिकल बिलिंग के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। रिलायबल इंस्टीट्यूट का मुझे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली इंस्टीट्यूट अपना बनाया है, मैं उनका वो शेयर कर दूंगा, वो अगर कोई सीखना चाह रहा हो वहाँ पे। लेकिन मेडिकल बिलिंग का जो आपने चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो जहन में रखनी है। इसके अलावा यूडेमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हैं। मेडिकल बिलिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस फुल टाइम जॉब है। अच्छा, राइट, साइनॉप्सिस लिखना आता है, और PGR क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है, PGRs को कैसे, हर हॉस्पिटल के अंदर ना, हर वार्ड के अंदर
डॉक्टर ऑफिस बना होता है। ठीक है, हर वार्ड के अंदर डॉक्टर ऑफिस है। सिंपल अपना एक ब्रोशर, कोई भी एक सिंपल कागज के ऊपर कोई भी अपना पोस्टर टाइप छपवा लें। ठीक है, उसको प्रिंट करवाएं, उसके ऊपर लिखेंगे साइनॉप्सिस की मैं एक्सपर्ट हूँ। बाकी आपका साइनॉप, हाँ, जो वो लोग कर रहे हैं ना उनके साइनॉप्सिस रिजेक्ट भी बहुत होते हैं। उनको बताएं कि साइनॉप्सिस अच्छा आपको लिख के दूंगा, रिजेक्ट भी नहीं होगा। सीपीएसपी के, एमएसएमडी के, जो यूएचएस के स्टैंडर्ड्स के साथ होगा, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। वो पोस्टर या ब्रोशर जो है वहां तक पहुंचा दें। किसी भी, हर हॉस्पिटल में, टर्शी के लाहौर में तो मुझे आइडिया है, बाकी हॉस्पिटल्स का नहीं आइडिया। हर लाहौर के सारे हॉस्पिटल्स में ना ये डिलीवरी गाय, ये फूड डिलीवरी वाले, ये काफ़ी सारे लोग होते हैं। उनमें से किसी भी कैफ़े वाले के पास जाके उसको कह दें कि मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, ये आप जाके उधर रखवा दें, तो वो बेहतरीन आपका काम हो जाएगा। पीजीआर खुद आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। कैन यू डू मेडिकल बिलिंग इन फ्लेक्सिबल आवर्स? मैंने अभी तक किसी को करते हुए देखा नहीं है। फुल टाइम जॉब करते हुए ही मोस्टली लोगों को देखा है, तो उसमें मैं आपको नहीं बता सकता। यू मेंशन दैट यू स्टार्ट, अच्छा, फ्रीलांसिंग के साथ मैंने आपको बताया है कि आपका मैनेज हो जाता है। 6 7 8 घंटे की स्क्रोलिंग आपकी जब हो जाती है मैनेज, ये ट्रस्ट में कि इतना टाइम आपको नहीं लगता फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग के अंदर आपने एक दफ़ा काम स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपको इतना टाइम चीज़ें मैनेज करने में आपको आराम से, देखें, जिस चीज का फायदा हो रहा हो ना, फिर वो करने का ज्यादा दिल करता है। जब आप एक काम करोगे ना, उसके आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे भी नहीं मिलेंगे डॉलर्स में आपको, मोस्टली जो स्केल्स होती हैं वो डॉलर्स में आपको वो पे करती हैं। जब आपको डॉलर्स मिलते हैं ना, पैसे मिलते हैं, तो फिर आपका स्क्रोलिंग करने का भी दिल नहीं करता, बाकी चीजें करने का भी दिल नहीं करता। तो फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो उसकी तरफ आ जाते हैं, ये काम सीखने की तरफ, कि मैं स्क्रोलिंग की बजाय ये वाला काम कर लेता हूँ। अच्छा, सिम्स के स्टूडेंट्स हैं 2 3। अदनान भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अदनान भाई जो सिम्स के स्टूडेंट है, उनके साथ मेरा नंबर जो है वो शेयर कर दीजिएगा। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर कंटेंट क्रिएशन? अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो कि आपने जो कंटेंट क्रिएट किया है वो अच्छा हो, दूसरा वो कंटेंट ऐसी कंट्री में देखा जा रहा हो जहाँ का आरपीएम ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में 1 मिलियन लोगों ने आपकी एक वीडियो देखी है, उसके हो सकता है कि आपको $1 भी ना मिले। और हो सकता है कि यूएसए के अंदर अगर आप वही वीडियो, अगर आपकी 10,000 लोगों ने देखी है, तो वो उसका जो है वो आपको अच्छे खासे डॉलर्स मिल जाए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर लोग हैं ना, वो एक चीज़ होती है प्रॉक्सी, वीपीएन प्रॉक्सी, एलडी क्लाउड, और इस तरह की 4 5 चीज़ें होते हैं वो यूज़ करते हैं। उससे उनका आईपी लोकेशन जो है वो वहाँ की हो जाती है, तो आपका जो वीडियोस है वो जाती ही यूएस में है। तो उसके बारे में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक बहुत अच्छा पे कर रहा है, फेसबुक बहुत अच्छा पे करती है, यूट्यूब तो शुरू से अच्छा पे करती आ रही है। वो तो यहाँ पाकिस्तान में भी अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं उसके लिए भी अच्छा पे करते हैं। तो बाकी फेसबुक और टिकटॉक ये ज़्यादा जो है, फेसबुक ज़्यादा बेहतर पे करता है। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट? जिस तरह स्किल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, कंटेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप सिंपली फ्लावर्स की वीडियो वो पोस्ट करना शुरू कर दें, कैट्स की वीडियोस हैं, एआई वीडियोस हैं, हर चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं आप एआई के साथ। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। नहीं, टिकटॉक इंस्टाग्राम यहाँ पे पाकिस्तान में अनपेड हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के उसके साथ, तो मैंने आपको बताया है कि फॉरेन कंट्री का आप अकाउंट बनाते हैं, पाकिस्तान में बैठ के बन जाता है। आप जो है प्रॉक्सी या उसको यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं, तो वो जो है वो मोनेटाइज हो जाता है आपका। ई कॉमर्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटसी अगर आप स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट, हाँ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिग्निफिकेंट नहीं चाहिए। जितनी आपकी आपका 1 मंथ का आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब आपकी 1 मंथ का जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं, 1 महीने का खर्चा होता है, उससे हाफ में भी आप ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एटसी के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एटसी स्टार्ट करने के लिए आपको $19 चाहिए। $19 आपको, मतलब अगर आपने एटसी की शॉप क्रिएट करनी है तो आपको $19 के अंदर आपकी शॉप ओपन हो जाती है।
तो वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है। एड्स के लिए थोड़ा सा बजट चाहिए होगा, बाकी आप यू आर गुड टू गो। एनआरई क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं ट्यूटरिंग के लिए? एनआरई के क्लाइंट्स आपने फाइंड करने हैं फेसबुक के थ्रू। ठीक है, फेसबुक के ऊपर बहुत उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। दूसरा, मेटा एड्स के थ्रू। मेटा एड्स क्या होती हैं? मेटा एड्स ये होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर भी आजकल एड्स आ रही हैं, आपकी फेसबुक के ऊपर भी एड्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स आ रही हैं, हर जगह पे। और आपने देखा होगा, आपको स्क्रब्स की, ये क्रॉक्स की, और बाकी जो आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मोस्टली वही एड्स आ रही होती हैं। तो मेटा एड्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ के लिए ना, एसईओ के लिए जैसे मैंने बताया है, एसईओ थोड़ा सा आउटडेट हो रहा है। बिल्कुल आउटडेट नहीं हो रहा, ठीक है, गूगल के हवाले से बहुत ज़्यादा आउटडेट हो रहा है। क्योंकि अब जो है वो लोग सर्च करते हैं एआई। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पहले आप जो चीज़ देखनी होती थी वो आप गूगल से सर्च करते थे। अब जो मोस्टली लोग हैं, वो जो भी चीज़ पूछनी होती है वो चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं, जेमिनाई से पूछ रहे होते हैं, मेटा एआई से पूछ रहे होते हैं। तो उससे कोप अप करने के लिए अब गूगल ने भी अपना क्या सिस्टम कर लिया कि गूगल के ऊपर भी आप कोई जाके चीज़ सर्च करते हो ना, पहले एआई वाला आंसर लिखा हुआ आता है। एआई वाले आंसर के बाद, अब गूगल ने पैसा भी कमाना है, एआई वाले आंसर के बाद गूगल दो एड्स दिखा रहा होता है, उसके बाद जाके नीचे जाके वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही होती हैं। तो एसईओ जो है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आउटडेट हो रहा है। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। तो इसके क्लाइंट्स के लिए आप फाइवर यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट हंटिंग के लिए। बहुत सारी जो है, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि इससे बेहतर अगर आप कोई चीज़ सीख सकते हैं तो अपनी ये समर्फिकेशंस को यूज़ करके वो सीख लें। कंटिन्यूस ग्रोथ पोटेंशियल, आई वुड से कि सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। सिनॉप्सिस राइटिंग प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू सीपीएसपी। सीपीएसपी का ना एक ही परफॉर्मा आता है, वो आपको एक ही परफॉर्मा मिल जाएगा। उसी परफॉर्मा के वो सारी उनकी गाइडलाइंस वही होती हैं। वो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। ई कॉमर्स कैसे काम करती है? ई कॉमर्स ऑनलाइन ऐसे काम करती है कि आपने अपना ऑनलाइन कोई स्टोर बनाया है, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, या आप पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए। कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाई है, कोई पीडीएफ डिज़ाइन किया है, या कोई पोस्टर डिज़ाइन किया है, या आपने प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कोई शर्ट या मग या कोई इस तरह की चीज़ डिज़ाइन की है, एटसी के ऊपर आपने वो लगा देना है। उसके बाद क्लाइंट आएगा, उसको बाय करेगा, एटसी उसको डिलीवर करेगा, सारा काम वो करेंगे, आपको उसके पैसे आएंगे। ये एक एचसी के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रही है, बाकी लोगों के लिए भी काम कर रही है। रियल एस्टेट के लिए इसका मैंने सिर्फ मेंशन करना ज़रूरी समझा था। इसका एक अलहदा से एक रिसोर्स है, वो मैं अदनान भाई से कह के शेयर करवा दूंगा। विश प्रॉक्सी, बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। यूएसए की प्रॉक्सी, आईपी रॉयल है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी चीप है, बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। विच ईयर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट? फाइनल ईयर, फोर्थ और फाइनल ईयर। टेल अबाउट पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के ऊपर, पिंटरेस्ट के साथ ना लोग पिन्स अपनी जो है वो क्रिएट करते हैं, उसके साथ ब्लॉग्स अटैच करते हैं। ट्रैफिक पिंटरेस्ट से लेके सोशल मीडिया के ऊपर भी डाइवर्ट करते हैं, और अपने ब्लॉग के ऊपर भी डाइवर्ट करते हैं। वो भी एक अच्छा मेथड है अर्निंग करने के लिए। मार्केटिंग के लिए एड्स ने बहुत ज़्यादा ओवरकम कर लिया है। 70 to 80% जो है वो एड्स ऑलरेडी एसईओ को ओवरकम कर चुकी हैं। बाकी मज़ीद जो है वो इसको वो चलता जाएगा। अ, मेरे ख्याल में जितना एड्स के लिए, देखिए, आपके माइक की, आपकी फ़ोन की, आपके कैमरा की, हर चीज़ की एक्सेस इन प्लेटफॉर्म्स के पास है। फेसबुक के पास है, इंस्टाग्राम के पास है, यूट्यूब के पास है। जो भी आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है ना, आपने हर चीज़ की एक्सेस उनके पास है।
आप इवन जो बोल रहे हैं, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ वो सुन रहे हैं। जैसे ही आपका इरादा बनता है ना कि आपने कोई चीज़ लेनी है, ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप लोगों का थोड़ा सा भी इरादा बनता है ना कि मैंने चीज़ लेनी है, अभी आपने इरादा पूरा किया भी नहीं था, सिर्फ आप डिस्कस कर रहे होते हो किसी से, या आप इवन कोई एक आधी दफ़ा उसको मेंशन करोगे, वो फौरन उसकी एड्स आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। वो इतनी पिन पॉइंट टारगेटिंग वो अब ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो ऑफर करते हैं एड्स रन करने वाले को। तो एसईओ आहिस्ता आहिस्ता ये आउटडेट हो जाएगा, क्योंकि एसईओ कभी भी इतनी पिन पॉइंट, एसईओ के लिए आपने क्या करना है कि एसईओ, क्या आपने फॉर एग्जांपल शूज़ लेने हैं, अभी आपने इरादा बनाया है, एक दो बंदे से बात की है, उसके बाद जब आपका पूरा इरादा बन जाएगा फिर आपने जाके वहाँ पे सर्च करना है, फिर आपके पास शो होगी। लेकिन एड्स के साथ क्या है कि अभी आपने इरादा किया है, एक बंदे से बात की है, आपने मोबाइल खोला है, आपके सामने उसकी ऐड पड़ी हुई है। एसईओ के साथ उतनी पिन पॉइंट टारगेटिंग नहीं होती। एड्स के साथ ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट टारगेटिंग कर रहे हैं, इसलिए एड्स जो हैं वो ओवरकम कर रही हैं एसईओ को। वेब डेवलपमेंट काफ़ी खत्म हो रही है। एफबी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में भी ऑन हो चुकी है, फॉरेन के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एथिकल हैकिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड। इवन नॉन एथिकल हैकिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड। ये साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है, तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एक्स पे करता है, यस, एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए पे करता है, बिल्कुल करता है। मेटा एड्स, गूगल एड्स, आई वुड प्रेफर मेटा एड्स। आई गेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी लास्ट सजेशन, मैं दो से तीन चीज़ें मैं इस सेशन को जो है वो रैप अप करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आपको अच्छे मिल जाएंगे। यूएसए बेस्ड भी हैं, इंडियन बेस्ड भी हैं जो आपको मिल जाएंगे, जो हमारी लैंग्वेज में हमें सिखा रहे होते हैं, हिंदी में सिखा रहे होते हैं। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर ना कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, वो करनी भी मुश्किल है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। वो सर्टिफिकेशंस किए बगैर आपको जॉब मिलने के या प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो आपने वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ओह रियली नाइस, अगर आप ये है तो इसकी सर्टिफिकेशंस लें और इसको मोनेटाइज करें। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आई वुड सजेस्ट कि मैं बाद में कुछ चीज़ें जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, सेशन को रैप अप कर देता हूँ। आप लोगों को चीज़ें सजेस्ट कर देता हूँ। फ्रीलांसिंग का मैंने आपको टोटल बता दिया, ऑनलाइन अर्निंग का मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहली चीज़ जो मेरी सजेशन है वो, आप जहाँ से भी ये बात सुन रहे हैं, इस बात को जहन में रख लें कि आपने अपना अल्टरनेटिव इनकम सोर्स लाजमी बिल्ड करना है, अपना अल्टरनेटिव इनकम सोर्स लाजमी बनाएं। फ्रीलांसिंग के थ्रू बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू बनाएं, किसी भी चीज़ के थ्रू बनाएं, अपना अल्टरनेटिव सोर्स फ्रीलांसिंग का लाजमी बनाएं। ठीक है, अब ऑनलाइन अर्निंग का, क्योंकि हालात का जिस तरफ हालात जा रहे हैं दुनिया के, पाकिस्तान के, इन्फ्लेशन के, ओवरऑल द पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में यही हालात हैं। जिस तरफ इन्फ्लेशन जा रही है, आप सिर्फ एक चीज़ के साथ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स के, मेडिकल स्टूडेंट्स के जो हालात कर दिए हैं, जिसने भी किए हैं, जिस तरह भी हो गए हैं, अब हालात बहुत ख़राब हैं। आप लोग कोशिश करें लाजमी ये स्किल्स सीखें, मेरी पहली सजेशन तो यही होगी। दूसरा, राइट स्किल, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इनको सर्च करें, सर्च करने के बाद फिर इनको आप देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर मेडवर्स वाले अपना जो है वो सेशन जो है वो अरेंज करवा रहे हैं, उसको लाजमी ज्वाइन करें। आप लोग अगर कर सकते हैं उसको लाजमी ज्वाइन करें। अपनी समर वेकेशंस हैं आगे, समर वेकेशंस में सारे फ्री भी होते हैं, मोस्टली काम नहीं होता, तो उसके अंदर इसको ज्वाइन करें, इन स्किल्स को सीखें। स्किल्स को सीख के आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपके घर वालों के लिए आसान हो जाएंगी, आपके फ्यूचर के लिए आसान हो जाएंगी। ये चीज़ें आप करेंगे
तो दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं देंगे, मेडवर्स वालों को भी दुआएं देंगे, ये सारी चीज़ों। बाकी जो मेडवर्स वाले सेशन अरेंज करवा रहे हैं उसकी डिटेल्स ये ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, बाकी जगह पे भी शेयर कर देंगे। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ये स्लाइड्स भी अगर किसी को चाहिए होंगी, ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। बाकी जो क्वेरीज हैं वो अदनान भाई को मैंने कह दिया है, मैं इनको मैं एक नंबर बता दूंगा, वो जो हैं सिम्स के स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। सिम्स मेरे ख्याल में अभी तो वेकेशंस होने लगे, समर वेकेशंस द सिम्स में भी मेरे ख्याल में ये सैटरडे से ऑन हो जाएंगी आई गेस। तो बाकी कोई हो कुछ भी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सेशन को रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। सबकी ईमेल कैसे ले, एक आखिरी क्वेश्चन, हाँ इसके अंदर ये होता है कि टूल होते हैं, वो टूल्स आपको उन्होंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखी होती हैं ईमेल्स, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कुछ पैसों, थोड़े से वो पैसे चार्ज करते हैं, कुछ फ्री टूल्स भी होते हैं, कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, वो आपको ईमेल सबकी दे देते हैं। उसके बाद एक और टूल होता है, उससे आप वो है एक ही टाइम में सारे ईमेल्स उनको भेज सकते हैं। नहीं, सैचुरेशन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, सैचुरेशन ना आप वर्क पे है ना फाइवर पे है, ना लाहौर में डॉक्टर्स की सैचुरेशन है। लाहौर में आप लोग ऐसे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं लाहौर के अंदर जिन्होंने अपने क्लिनिक्स के ऊपर ना वेटिंग एरिया के अंदर मसाज चेयर्स रखी हुई हैं। मसाज चेयर्स आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव, 3 to 4 लाख कॉस्ट करती हैं, लेकिन उन्होंने पेशेंट के इंतज़ार के लिए वो मसाज चेयर्स अपने क्लिनिक के अंदर रखी हुई हैं। ठीक है, तो वो भी काम कर रहे हैं। कंपटीशन किसी का नहीं होता, जब तक आपके पास राइट स्किल है, आपको काम ठीक से करना आता है, आप कभी भी, आपका कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन तब होता है, कंपटीशन एवरेज लोगों का होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का कभी कंपटीशन नहीं होता। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, तो आप जो भी स्किल सीखें उसको डिटेल से सीखें, अच्छे से सीखें, अप्लाई करें, तो आपको कभी भी इसके ऊपर जो है वो रिग्रेट नहीं होगा। अदनान भाई मीटिंग में हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से सेशन जो है वो एंड है ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच फिरोज भाई। और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में, और इस तरह मैंने से कोई सेशन नहीं, हालांकि मैं इतने सेशन कंडक्ट करा रहा हूँ मेडवर्स में और बाकी सारी चीज़ें। तो इस तरह हम आसान अल्फाज में एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करना और बाकी सारी चीज़ें इस तरह कभी भी नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बच्चों, आप लोगों ने अपनी क्वेरी पे आई थिंक सबने डिस्कस कर ली हैं। तो वी आर गोना फाइनली कंक्लूड आवर सेशन। तो थैंक यू सो मच रोज भाई। सेशन एंड कर दें हम। जी जी, आप सेशन एंड कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा जी, सब जिन्होंने भी ज्वाइन किया, थैंक यू टाइम देने के लिए। मेरी तरफ से अपना ख्याल रखिएगा सब, बी ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड टू।